नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897423864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, यह यूपी टीपीएससी लेखपाल के ग्राम समाज एवं विकास का तीसरा वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न लोग। चकबंदी योजना सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के किस जिले में शुरू हुई थी? मुजफ्फरनगर, हमीरपुर, इटावा या उन्नाव? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में सर्वप्रथम चकबंदी योजना शुरू हुई थी और यह मुजफ्फरपुर जिले के कैराना तहसील में शुरू हुई थी। यह तहसील भी आप लोग नोट करते चलिएगा। तहसील का नाम वह कैराना थी और यह तहसील वर्तमान में अब शामली में शामिल हो गई है। शामली में शामिल हो गई है। शामली जो अन्य जिला, अलग ज़िला बना, पहले जो शामली यह मुजफ्फरनगर के अंतर्गत ही आता था, बाद में अलग होकर एक नया ज़िला बना और इसी के अंदर कैराना तहसील आती है वर्तमान में। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को कितनी राशि प्रदान की जाती है? वो आपको बताना है। 10,000, 20,000, 30,000 या 40,000? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, कन्या विद्याधन योजना के तहत 12वीं पास लड़कियों को 30,000 की राशि प्रदान की जाती है जिससे वह आगे की पढ़ाई कर सकें। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र, कानपुर, रायबरेली या गौतम बुद्ध नगर? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए सोनभद्र जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न लोग। गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? शहद उत्पादन से, चीनी उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से या ऊर्जा उत्पादन से? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, दुग्ध उत्पादन से गोकुल पुरस्कार संबंधित है और इस योजना के अंतर्गत सरकार पुरस्कार प्रदान करती है और साथ ही में प्रथम स्थान पे जो व्यक्ति होता है उसे 2 लाख रुपए का पुरस्कृत राशि भी देती है। दूसरे स्थान पर 1.5 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। पहले स्थान पर गोकुल पुरस्कार के अंतर्गत 2 लाख रुपए और द्वितीय स्थान जिसे प्राप्त होता है उसे 1.5 लाख रुपए की राशि सरकार प्रदान करती है। अभी हाल ही में जो है लखीमपुर खीरी के वरुण सिंह हैं, इन्हें जो है 2 लाख का पुरस्कार प्रदान किया गया है गोकुल पुरस्कार के तहत। आते हैं अगला प्रश्न लोग। किसान सारथी ऐप को किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र सिंह तोमर, राजनाथ सिंह या योगी आदित्यनाथ? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान सारथी ऐप को लॉन्च किया है और इनके साथ अश्विनी वैष्णव भी थे। इन दोनों ने संयुक्त रूप से किसान सारथी ऐप को लॉन्च किया है और यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 93वें स्थापना वर्ष के दिवस पर किसान सारथी ऐप को लॉन्च किया है। बात करते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1929 में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की। आए देते हैं अगला प्रश्न लोग। इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है? 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 649 किलोमीटर या 752 किलोमीटर? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन से 649 किलोमीटर की लंबाई है इंदिरा गांधी नहर की और यह राजस्थान की प्रमुख नहर है और यह हरिके बांध से निकलती है। हरिके बांध से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। प्रारंभ में इसका जो नाम था वह राजस्थान नहर था, राजस्थान नहर था और इसका जो उद्घाटन हुआ था वह 1958 में इसका उद्घाटन हुआ था
बाद में 1984 में इसका जो नामकरण है वह इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। मिशन सहकार 22 के अनुसार किस वर्ष तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? 2025, 2030, 2022 या 2026? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 2022 तक किसानों की जो आय है वह दोगुनी हो जाएगी। सरकार इसी प्रकार से बहुत सारे प्रस्ताव रखती हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि एक साल में कोई चमत्कार नहीं होने वाला है कि किसानों जो आय है वह दोगुनी हो जाएगी, लेकिन परीक्षा में आपके लिए अगर पूछता है तो उसका उत्तर आप लोग 2022 ही करेंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत के तीसरी कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? रायबरेली, श्रावस्ती, गोरखपुर या इटावा? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए रायबरेली में। भारत की तीसरी कोच फैक्ट्री वह रायबरेली में स्थापित की गई है। यहाँ पर रेल के डिब्बों का उत्पादन किया जाता है। और पहली जो कोच फैक्ट्री है वह चेन्नई में स्थापित की गई थी। चेन्नई में स्थापित की गई थी और इसकी स्थापना 1952 में हुई थी चेन्नई में। दूसरी जो है वह आपका कपूरथला है, कपूरथला, और यह पंजाब में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1986 में हुई थी। और बात करते हैं कोच फैक्ट्री जो रायबरेली में स्थापित हुई है, इसकी जो स्थापना हुई थी वह 2007 में इसकी स्थापना हुई थी और यह रायबरेली के लालगंज में स्थित है कोच फैक्ट्री। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय को तहसील दिवस मनाया जाता है। वह किस दिन मनाया जाता है आप लोग बताइए? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, प्रत्येक मंगलवार को जो है प्रथम और तृतीय मंगलवार को तहसील दिवस मनाया जाता है। और इस दिन सभी अधिकारी जो है एक साथ उपस्थित होते हैं, जिससे जो कार्य होता है वह काफ़ी तेज़ी से संपन्न होता है। इसीलिए प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को तहसील दिवस मनाया जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अंत्योदय अन्न योजना किसने शुरू की थी? अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी या इंदिरा गांधी? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी ने अंत्योदय अन्न योजना शुरू की थी और यह योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई थी और यह खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत इसे शुरू किया गया था। और इसका जो उद्देश्य था वह गरीबी रेखा से नीचे आबादी को अन्न उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। और इसी के अंतर्गत 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ उपलब्ध कराया जाता है और 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया जाता है। और बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की, तो इन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जो है भारत रत्न इन्हें 2015 में प्रदान किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न अवार्ड वह 2015 में प्रदान किया गया था। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। अर्जुन डैम नहर से उत्तर प्रदेश के किस जिले को लाभ मिलता है? हमीरपुर, गोरखपुर, इटावा या एटा? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए हमीरपुर। अर्जुन डैम से उत्तर प्रदेश के 3 जिले लाभान्वित होते हैं। उसमें आपका हमीरपुर है, बांदा है और महोबा है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कहाँ की गई है? कानपुर, लखनऊ, वाराणसी या प्रयागराज? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका कानपुर। उत्तर प्रदेश में वित्तीय निगम की जो स्थापना की गई थी वह 1954 में कानपुर में की गई थी और यह राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के तहत की गई थी। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना जो कानपुर में स्थित है। आए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश में आशा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 अगस्त, 10 जनवरी, 5 जुलाई या 13 मार्च? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका 23 अगस्त को। उत्तर प्रदेश में आशा दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है और यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत इसे मनाया जाता है और सर्वप्रथम इसे 2005 में मनाया गया था आशा दिवस, जो 23 अगस्त को मनाया जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक गंटरी जरीब की लंबाई कितनी होती है? 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 132 फुट।
एक घंटरी जरीब की जो लंबाई होती है वह 132 फुट होती है। अगर यह आपके गज में पूछे तो वह 22 गज के बराबर होती है, एक घंटरी जरीब। इससे भूमि का मापन किया जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, जिले का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? जिलाधिकारी, तहसीलदार, लेखपाल या चकबंदी आयुक्त? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, जिलाधिकारी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिले का प्रमुख अधिकारी होता है। इसके नीचे तहसीलदार होते हैं, चकबंदी आयुक्त होते हैं और लेखपाल होते हैं। तो सर्वोच्च जो अधिकारी होते हैं वो जिलाधिकारी होते हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग, नवाबगंज पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? गाजियाबाद, गोंडा, रायबरेली या उन्नाव? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, उन्नाव। नवाबगंज पश्चिम बिहार जो है यह उन्नाव में स्थित है और इसका नाम बदल गया है वर्तमान में। इसका नाम 2015 में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य इसका नाम रख दिया गया है और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। यह सब आप लोग नोट करते चलिएगा, परीक्षा में बार बार घुमा घुमा के प्रश्न पूछता रहता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत का पहला कौशल संस्थान, भारतीय कौशल संस्थान स्थापित होने जा रहा है? कानपुर में, अयोध्या में, अमेठी में या प्रयागराज में? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, कानपुर में। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में भारतीय कौशल संस्थान की आधारशिला रखी थी और यह सिंगापुर मॉडल पर आधारित है। भारतीय कौशल संस्थान जो स्थापित हो रहा है यह सिंगापुर मॉडल पर आधारित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, लाल मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? मिर्ज़ापुर, आगरा, एटा या सीतापुर? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, मिर्ज़ापुर में लाल मिट्टी पाई जाती है और मिर्ज़ापुर का करीबी ज़िला जो है यह सोनभद्र है। सोनभद्र में भी जो है वह लाल मिट्टी पाई जाती है। मैं आप लोगों के लिए एक स्कीम की वीडियो बनाना शुरू करने वाला हूँ, जल्दी आप लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि लेखपाल में स्कीम कब शुरू हुई, इसका उद्देश्य क्या है, ये जो जितने भी प्रमुख पॉइंट है उसमें कवर किया जाएगा। उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना प्रारंभ कर रहा हूँ मैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग, उत्तर प्रदेश प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं आपको बताना है? जो उत्तर प्रदेश का प्रतीक चिन्ह है उसमें क्या नहीं है? तीर, धनुष, मछली या बाघ? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, बाघ। उत्तर प्रदेश जो प्रतीक चिन्ह है उसमें तीर है, धनुष है और 2 मछली है, लेकिन उसमें बाघ नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या ओडिशा? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य है। यह कुल 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा स्थापित करता है और उनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, और जो एक केंद्र शासित प्रदेश है वह आपका दिल्ली है। तो टोटल 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमाएं स्पर्श करती हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग, सुरहा ताल किस जिले में स्थित है? चंदौली, अयोध्या, प्रयागराज या बलिया? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, बलिया। सुरहा ताल जो है यह बलिया में स्थित है और यह गंगा सरयू के दोआब में स्थित है। दोआब एक शब्द है, दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का स्थान, उसे दोआब कहा जाता है और यह बहुत ही उपजाऊ होता है। यह आपके बलिया जिले में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में इजारेदारी प्रथा कब शुरू की थी? 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, 1772 को वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में इजारेदारी प्रथा शुरू की थी। यह एक पंचवर्षीय व्यवस्था थी। इजारेदारी जो है यह एक पंचवर्षीय प्रथा थी जिसमें सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को भूमि ठेके पर दी जाती थी और बाद में इसे 1777 से इसे वार्षिक कर दिया गया। पहले यह पंचवर्षीय में शुरू हुई थी, बाद में इसे वार्षिक कर दिया गया 1777 में। इस योजना की जो शुरुआत हुई थी, इजारेदारी प्रथा जो शुरू हुई थी,
वह आपके 1777 में शुरू हुई थी। आते हैं अगला प्रश्न हम लोग, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1975, 1978, 1980 या 1982? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इसका जो हिंदी में नाम होगा वह आपका राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसका हिंदी में नाम होगा, और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। और यह जो है कृषि क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराना इसका प्रमुख कार्य है, और यह इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के टाइम में नाबार्ड की स्थापना हुई थी, इंदिरा गांधी के समय में, और इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में स्थित है। और इसका जो फुल फॉर्म कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है इंग्लिश में, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वह नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 12 जुलाई 1982 में हुई थी, और उस समय जो है प्रधानमंत्री आपके इंदिरा गांधी जी थी। इसका वर्तमान मुख्यालय वह मुंबई में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के पहले गौ अभ्यारण्य की आधारशिला कहाँ रखी है? वाराणसी, चुनार, मिर्ज़ापुर या सोनभद्र? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन से मिर्ज़ापुर में। योगी आदित्यनाथ ने मिर्ज़ापुर में पहले गौ अभ्यारण्य की आधारशिला रखी है, और यह कुल 23 बीघे की ज़मीन पर बनाया जा रहा है। यहाँ पर नस्लों का संरक्षण एवं संवर्धन होगा। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, अन्नपूर्णा भोजनालय योजना के अंतर्गत कितने रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाता है? 10, 20, 5 या इनमें से कोई नहीं? यह 2 बार हो गया। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 5 रुपये में। अन्नपूर्णा भोजनालय योजना के तहत 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाता है और 3 रुपये में नाश्ता। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या यह योजना आप लोगों को दिखती है कि नहीं। मैंने कभी इसको देखा नहीं, आप लोग बताइएगा यह योजना क्या वास्तव में चलती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।